तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी जिसकी वजह से चैनल की रीच गिर गई थी और इस वजह से हमारी अर्निंग पे भी अफेक्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सामने दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे जो देना चाहे वो दे सकते हैं और इस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां पर एक आइलैंड पे हम लोग देख रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारी बैटल शिप्स जा रही होती है जिसमें से एक उन्हें देख के कहता है कैप्टन हमें यहाँ पर लड़ाई करना चाहिए। जिसके बाद उसके कैप्टन कहते हैं हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हमारे वेपन यहाँ यूजलेस है, वो कोई भी डैमेज नहीं करेंगे, हमें और कोई नहीं हंटर्स का सहारा लेना होगा और सब कुछ हंटर पे छोड़ना होगा। जहाँ आइलैंड के अंदर हम हंटर्स को देखते हैं जो यहाँ अपनी टीम बनाकर लड़ने के लिए खड़े रहते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी एंट्स हमला करती है और ये मुंगिया उनको धकेल रही होती है। उनमें से लीडर कहता है कि हम सभी को यहाँ खड़े रहना पड़ेगा वरना अगर हमारी फ्रंट लाइन कोलैप्स हो गई तो हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। जिसके बाद बैक साइड से मैजिक से उन मुंगियों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मुंगिया हंटर्स के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है और उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगती है। ये देखकर उनमें से एक डर जाता है और वो कहते हैं हम बहुत ही ज़्यादा लो रैंक के हैं, हमारा इसमें कोई चांस नहीं। तभी यहाँ पर उनके लीडर पे मुंगी हमला कर ही रही होती है। उतने में एक हंटर भागते हुए आता है और उसके ऊपर हमला करता है और वो हंटर यहाँ जख्मी हंटर को बुक खोलकर अपने स्पेल की मदद से हील कर रहा होता है और वो कहता है और वो आदमी इंस्टेंटली हील हो जाता है और उसकी सारे चोट गायब हो जाती है। तभी उस हीलर के ऊपर एक मुंगी हमला करने वाली रहती है और उसका पार्टनर कहता है कि वो देखो बच के। तभी वहाँ पर हीलर का पार्टनर आ जाता है और वो अपने हीलर पार्टनर को कहता है कि नीचे झुक जाओ। जिसके बाद उसका पार्टनर इतनी सारी एंड को अपने एक ही हमले में ढेर कर देता है। उसका दूसरा पार्टनर अपने हाथ की मदद से एंड को पकड़ के कुचल रहा होता है और हम देखते हैं कि ये हंटर रहते हैं हाई क्लास के। वो हीलर को कहते हैं कि आखिर तुम इतनी रश से क्यों चीज़ें कर रहे हो, थोड़ा आराम से करो। जिसके बाद हीलर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितने लोगों को जितना जल्दी ट्रीट कर सकूँ उतना अच्छा है और वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग मेरे को प्रोटेक्ट करोगे। और उतने में वहाँ पर एक बड़ी सी एंट आ जाती है जो सबसे अलग रहती है और वो हंटर कहते हैं क्या यही तो बॉस है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो हंटर अपने हीलर दोस्त को कहते हैं कि तुम यहाँ पर जख्मियों को संभालो, हम लोग ये संभाल लेंगे। जिसके बाद वो लोग उस मुंगी की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक अपने इंस्ट्रूमेंट निकाल कर आगे बढ़ता है, दूसरा वाला एंट का मुंह पकड़ता है और जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट रहता है वो वाला अपने इंस्ट्रूमेंट से उस मुंगी के ऊपर एक पंच मारता है और इतना पावरफुल पंच रहता है कि वो एंट जोर से चिल्लाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। जिसके बाद दूसरा हंटर उसे पटक देता है उठाकर और इसकी वजह से उस एंट का टेंटिकल्स और वो बड़ी सी एंट खत्म हो जाती है। बट देखते ही देखते काफ़ी सारी एंट आती है और वो कहते हैं तो अच्छा ये लोग लीडर्स नहीं है, अब इसमें बड़ा मज़ा आएगा। जिसके बाद वो लोग अपनी पावर अप करने लग जाते हैं और अपनी एनर्जी का यूज़ करने लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक ऐसा हमला करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी सी एनर्जी ब्लास्ट होती है और वो सारी एंट एक साथ उड़ जाती है। तभी यहाँ दूसरे जगह पर ग्रैंड मास्टर चोई खड़े रहते हैं। वो कहते हैं लगता वो लोग टाइम पर पहुंच गए, अब यहाँ पर हमारी बारी है, हमें स्टार्ट करना है। उनके सोल्जर कहते हैं ग्रैंड मास्टर चोई हम रेडी है, आप बोलो तब हम हमला करेंगे। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर चोई अपने हाथ से एक फ्लेम निकालते हैं और वो फ्लेम इतनी ताकतवर रहती है कि वो काफ़ी सारी एंट को एक साथ ही जला रहे होते हैं और वो सारी एंट मर रही होती है। उनके सोल्जर बाकी एंट से फाइट कर रहे होते हैं। 10 साल पहले की कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताता है कि 10 साल पहले किस तरीके से गेट्स एक साथ दुनिया पे आने लगे और ये गेट एक दूसरे डायमेंशनल के बीस्ट को समन करते थे और ये बीस्ट को ना मिलिट्री वेपन हैंडल कर सकती थी ना कोई और, इन लोगों को वो हैंडल कर सकते थे जिनका नाम है हंटर। हंटर्स के पास काफ़ी सारे मैजिकल पावर होता है जो उनकी बॉडी में पोजेस करता है और इस पावर को मेजर किया जा सकता है रैंक से, SABCDE। एस रैंक सबसे हाई रहता है। तभी यहाँ सीन चेंज होता है और यहाँ कॉफ़ी पीने वाला आदमी दूसरे आदमी को कहता है कि तुम पार्क नहीं तो कहाँ पर आए हो और तुम हंटिंग करना छोड़ दिए थे मैंने तो सुना। जहाँ पर वो ग्रीन जैकेट वाला कहता है हाँ मेरे छोड़ दिया था बट मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है इस वजह से मैं यहाँ पर। वो आदमी कहता है मैं काफ़ी समय के बाद डंजन पे आया हूँ, मैं अब उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था। जिसके बाद हमें वहाँ पर जिन्हू दिखाई देता है और उसे सभी लोग कह रहे होते हैं इतने ठंडे वेदर में तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम यहाँ पर आए हो। जिसके बाद जिन्हू कहता है मुझे
आप लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा। उससे पूछते हैं खाना खाए? वो कहता है हाँ मैंने खाना खाया था। तभी वो ग्रीन जैकेट उस चाय पीने वाले इंसान से कहता है कि आखिर ये कौन है, इसे सब लोग हेलो क्यों कह रहे हैं, क्या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है? जहाँ पर वो कहता है नहीं, उसका अपोजिट, ये तभी ज्वाइन किया था जब तुमने छोड़ दिया था। ये बच्चा इतना ज्यादा वीक है कि इसका निकनेम पड़ चुका है दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर। जरा सोचो, इसे तो बस ई रैंक की गेट ही हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। तो तुम ये अज्यूम कर सकती हो कि अगर ये कोई भी रेड में है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। अब यह इसके हमारी बात सुन ले, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जिनू सब कुछ सुन लिया होता है और वो कहता है मैंने तो सब कुछ सुन लिया, बट मैं इसमें आर्ग्यू नहीं कर सकता, ये तो सच बात ही है। तभी एक आवाज़ आती है जिनवू तुम वापस से हर्ट हो गए। जिसके बाद जिनवू कहता है जूही इसका मतलब हम वापस से काम करने वाले हैं। वो सब जाने दो, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो जिनू कहता है ये तो वैसे ही हुआ जैसे हमेशा होते आ रहा है। जूही कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आखिर तुम इतने केयरलेस नहीं होना चाहिए तुम्हें। वो ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम वापस से हॉस्पिटल में थे, है ना? वहाँ पर कोई हीलर नहीं होगा ना? जिनू कहता है नहीं, वहाँ पर कोई भी हीलर नहीं था, वहाँ पर सभी लोग ताकतवर थे, इसलिए वो अपने साथ में हीलर नहीं लेके गए थे, मैं ही बस एक वीक था। जूही कहती है ये बिल्कुल गलत बात है, वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहे थे। जिनू कहता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं ही बहुत वीक हूँ और अब मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। तभी मिस्टर सॉन्ग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है तो मैं ये रेड का लीडर रहूंगा, मेरा नाम है सॉन्ग चियूल। जिसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ सॉन्ग चियूल हमें सबसे ज़्यादा स्किल और एक्सपीरियंस है तो उन्हें ही लीडर होना चाहिए था, ये तो एक्सपेक्टेड था। जिनवू कहता है आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा मिस्टर सॉन्ग, और वो लोग गेट के पार जाने लग जाती है। जिसके बाद वो आदमी जिनू से जाने के पहले कहता है कि हमारे पीछे रहना और अपने आप को चोट मत पहुंचाना इस बार, और वो पोर्टल से चले जाता है। जिनवू कहता है मेरे पास बस एक ही नाइफ है, वो भी बिना कोई पावर की, और जिनवू भी अंदर चले जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बताता है हंटर एसोसिएशन में, जहां पर वो कहते हैं चेयरमैन गो आप वापस आ गए, तो कैसी थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में आपकी मीटिंग? जहां पर चेयरमैन गो कहती है डंजन ब्रेक करने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट स्टिल हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे उन डंजन्स के अंदर से। उन लोगों के डिमांड बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सेंस बनाती है, क्योंकि डंजन्स के अंदर से जो भी चीज़ें निकलती है उसे ही बेचकर हंटर का सहारा होता है। कुछ इस तरीके के स्टोन्स को कलेक्ट किया जाता है उस बीस्ट को डिफीट करने के बाद में, जहां अगले सीन में हमें जिनू दिखाया जाता है जिसे एक स्टोन मिल जाता है और वो कहता है फाइनली मुझे पहला स्टोन मिल गया। उसके ऊपर दूसरा गॉब्लिन हमला करता है, बट उस हमले को रोकते हुए उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करता है और अपनी नाइफ से उस गॉब्लिन के पेट में स्टैब करने की कोशिश करता है, बट जिनवू की नाइफ में कोई भी मैजिक नहीं होता और वो टूट जाती है। जिसके बाद गॉब्लिन जिनवू को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है और जिनवू वहां जमीन पर गिर जाता है। उसके पेट से काफी सारी ब्लीडिंग हो रही होती है। तभी ग्रीन जैकेट वाला उस गॉब्लिन को मार के कहता है जिनवू की मदद करो। यहाँ पर जूही जो हीलर रहती है वो जिनवू की मदद करने आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें आखिर हील करके रहूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। बाकी सारे हंटर्स यहाँ पर मिलकर बीस्ट को हरा रहे होते हैं और एक एक करके सभी लोग फाइट कर रहे होती है। जो एसेंस स्टोन्स हाई रैंक से कलेक्ट किया जाता है उन सभी के स्टोन्स की मदद से पावरफुल वेपन बनाए जाते हैं, गियर्स बनाए जाते हैं ताकि हरा सके। माना क्रिस्टल्स जो रहती है जो डंजन में से आती है वो सिमिलर ही होती है, बट उनके अंदर पोटेंशियल कम होता है और इस वजह से उसे यूज़ नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट चाहती है कि उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाए। अ न्यू पावर सोर्स, एक इस तरीके का पावर सोर्स जिस तरीके से माना को यूज़ करके एक न्यूक्लियर वेपन या वाटर या विंड जियोथर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके से माना को यूज़ करके एक फॉसिल फ्यूल बनाया जाए जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं देगी। अब इस वजह से सारी जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है। सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर सॉन्ग दिखाई देते हैं जो बीस्ट के बॉस को हरा देते हैं। वो कहती है डंजन का बॉस मर चुका है। जूही या जिनवू से कहती है कि आखिर तुम हंटर रहना चाहती हो क्योंकि तुम जिद्दी हो, है ना? अगर तुम इस तरीके से करते रहे तो टाइम के साथ चीज़ें और वर्स्ट हो जाएगी और आखिर अगर ऐसा चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिनवू से सॉरी कहता है और जूही उसे कहती है मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। और तभी सभी हंटर्स यहाँ लूट कलेक्ट कर रही होती है। वो कहती है हमें इतना सारा क्रिस्टल नहीं मिला है, हमें बहुत कम मिला है।
कलेक्शन काफ़ी कम है, जिस वजह से हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा और इससे हम कुछ कमा नहीं पाएंगे। जिनवू अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मुझे बस ई रैंक एसेंस स्टोन मिला और मैं इसके लिए मरने वाला था, ये तो बिल्कुल भी वर्ती नहीं है। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक केव मिलती है और वो कहते हैं डबल डंजन। तो ये एक डबल डंजन हो सकती है क्योंकि हमने डंजन के बॉस को हरा दिया था और डंजन अब तक गिरी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक और एक डंजन है। वो सभी लोग कहते हैं तो हमें बहुत सारी लूट मिल सकती है यहाँ से, बट वो कहते हैं हम अगर इस यहाँ पर अंदर जाएंगे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, इसलिए हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। हंटर एसोसिएशन को कॉल करके उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। बाकी लोग कहते हैं इसका मतलब हमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेगी और वो सभी चीज़ें लेकर चले जाएंगे। ग्रीन जैकेट वाला कहता है हम तो डी रैंक डंजन में आए थे, तो इसका मतलब ये भी वही होगा। तभी वो आदमी कहता है कि इसका बच्चा होने वाला है और हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं कलेक्ट हुआ है। तभी मिस्टर सॉन्ग यहाँ सबसे पूछ रहे होते हैं। जूही बोलती है मुझे नहीं जाना है। वो कहती है 6 हाँ बोले है, 6 ने ना बोला है, तो तुम्हें क्या करना है जिनू, तुम क्या सोचते हो? जिसके बाद जिनू कहता है ये एक डी रैंक डंजन है तो ये मेरे लिए तो खतरनाक है ही, बट अब डैड के मिसिंग होने के बाद फैमिली को सिर्फ संभालने वाला मैं ही हूँ। माँ का इलाज करना है, साथ ही साथ मेरी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है और यहाँ पर मुझे इतना पैसा नहीं मिला है, मुझे और पैसे की ज़रूरत है। जिसके बाद जिनू कहता है हाँ मैं चलूँगा, चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाई जाती है एक ऑफिस जैसी जगह पर जहाँ पर एक लड़का खड़े रहता है। उसकी असिस्टेंट कहती है अपना हाथ को उस मशीन पर रखो, जिसकी वजह से उस आदमी का रैंक पता चल जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा रैंक सी है तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? एक सूट वाला आदमी कॉल लगाते हुए कहता है हमारे पास एक बी रैंक का है और 2 सी रैंक के है, तो क्या हम एग्री करना चाहेंगे? मिस्टर चॉय कहते हैं चाहे वो कोई से भी एज का हो, कोई से भी जेंडर का हो, बट अगर वो हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है तो उन्हें ले लो, क्योंकि हमें शाहीन जैसा दूसरा कोई नहीं मिलने वाला। सीन चेंज होता है और एक लड़की का पर्स चुरा कर 2 चोर भाग रहे होते हैं और उतने में सामने से स्ट्रीट में से एक लड़की आती है और वो उनका पर्स लेकर गिरा देती है उन लोगों को मोटर बाइक से, और वो पर्स लेकर उस लेडी के पास जाती है और उस लेडी को जाकर उसका पर्स वापस दे देती है और ये कोई और नहीं शाहीन होती है। लोग उसे घेर लेती है और कहते हैं हम तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो वहाँ से चले जाती है। तभी हमें डंजन दिखाई देती है। वो कहते हैं गेट अब तक क्लोज नहीं हुआ, बॉस को तो हमने मार दिया था घंटे पहले ही। जिनवू यह जूही से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है मेरे वोट करने की वजह से ही अभी हमें बॉस को सर्च करना पड़ रहा है। वो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल। वो जिनवू से कहती है तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुआ वो ज़रा भी हायर होता तो अब तक तुम मर चुके होते जिनवू। कहीं तुम्हारे सर पे तो चोट नहीं लग गई थी? क्योंकि तुमने जो हाँ बोला उसकी वजह से तो यही लग रहा है। जिनवू सोच रहा होता है कि हाँ ये तो सही बात कर रही है, मेरे पास बी रैंक का हीलर है जिसने मेरी जान काफ़ी समय बचा चुकी है। जूही कहती है ठीक है, अगर तुम्हें कोई एहसान चुकाना होगा उसके लिए तो तुम मुझे खाने पर लेके जा सकते हो। जिनवू उसका मुंह देख रहा होता है। वो कहती है क्या तुम मुझे खाने पे भी नहीं लेके जा सकते? और तभी वहाँ पर वो कहते हैं डोर मिल चुका है। ऐसे तरीके का डोर देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हमें हंटर एसोसिएशन दिखाई देती है, जहाँ पर वो कहते हैं मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और तुम लोगों के साथ जो भी है वो सभी लोग हंटर बने हैं। 10 साल हो चुके हैं जब से गेट्स अपीयर हुए थे और अब तक हमें डंजन्स के बारे में बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं पता है कि आखिर डंजन्स में और भी किस तरीके की रहस्यमयी चीज़ें हैं। चाहे वो जो डंजन्स में माहिर हो उन लोगों को भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरी एडवाइस को याद रखना पड़ेगा। तभी जिनवू और उसके दोस्त लोग यहाँ डंजन में पैर रखते हैं। डंजन में जैसे ही पैर रखते हैं पूरी डंजन लाइट अप हो जाती है अपने आप। वो कहते हैं आखिर ये स्टैचू क्या चीज़ है? जहाँ पर जिनवू की नज़र मेन स्टैचू पे पड़ रही होती है और वो मेन स्टैचू को देख रहा होता है। उनमें से एक कहता है मुझे तो यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं दिख रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ स्टैचू है। और ये क्या है? ये एक मैजिकल सर्कल है और यहाँ पर लिखा गया है पहला गॉड को मानो, दूसरा गॉड को प्रेस करो, तीसरा गॉड के अंदर अपना यकीन रखो। जो ये 3 नहीं करेगा वो मारा जाएगा। जूही कहती है मैंने उस स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा, वो हमें देख रहा है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही हो। और मिस्टर सॉन्ग पढ़ती है कि स्टैचू पे लिखा रहता है कि जो लोग ये रूल नहीं पढ़ेंगे वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। जिसके बाद अचानक से डोर क्लोज हो जाती है और सभी लोग कहते हैं कि क्या डोर क्लोज हो गया? उनमें से एक कहता है देखा तुम लोगों ने ये जगह को सीरियसली ले लिया, अब क्या हो रहा है? मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लेना ढूंढ के, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो डोर के पास जाकर डोर को खोल रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वहाँ से जल्दी हट जाओ, बट वो नहीं हटता। उतने में स्टैचू साइड में जो खड़े रहती है वो अपनी स्वॉर्ड से उसे काट डालते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जिनू और जूही वहीं पर फ्रीज हो जाती है।
जिन वो कहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ई रैंक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और वो बस एक ही सेकंड में ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है, ये तो बस डी रैंक डंजन थी। आखिर ये मैजिकल बीस्ट नहीं है तो क्या है फिर ये? अगर यहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है और स्टैचू मूव हो रहा है तो इसका मतलब यही होता है। तभी जिनू अपने पास के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैं जितनी भी रेड्स में गया था वहाँ सेपरेट हो गया था और बीस्ट ने मुझे हमला करके हॉस्पिटल भी पहुँचा दिया था। चाहे डंजन कितनी भी लो रैंक हो, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए लड़ता था। चाहे मेरे पास कितनी भी सस्ती नाइफ क्यों ना हो, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। सभी लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते थे पर मेरी ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती थी। हमेशा मैं अपने आप को बचाने के लिए यही देखता था कि मैं किस तरीके से अपनी आंखें खुली रखूं और अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोल पाया। तभी जिंगू कहता है सभी लोग नीचे झुक जाओ, और वो नीचे झुकने के लिए सभी लोगों को कहता है क्योंकि जो मेन स्टैचू रहता है उसकी आंखों से लेज़र निकलना स्टार्ट हो जाती है और लेज़र अचानक से सभी लोगों के ऊपर लग रही होती है। सभी लोग नीचे झुक जाते हैं बट तभी एक का हाथ कट जाता है। ये देखकर जूही डर जाती है। वो कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जूही इतना डरी रहती है, वो अपना कान पकड़ के कहती है नहीं और नहीं और नहीं, और हम एक कटे हुए इंसान को देखते हैं जो मर चुका रहता है। लोग कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और अब हम मर जाएंगे। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप देखना चाहते हैं अगर आगे क्या हुआ है तो जल्दी से कमेंट करें।